हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर ऑफ क्लास सेकंड, जो कि है एक कविता। इस कविता को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। चलिए पहले पोएम को पढ़ते हैं। ऊट चला भई ऊट चला, हिलता झूलता ऊट चला। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर। ये पिक्चर किसका है? ऊट का है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैमल। तो जो कैमल होता है वो कैसा होता है? वो बहुत ऊंचा होता है ना, बहुत ही टॉल होता है। उसके पैर भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो जब ऊंट चलता है ना, कभी अगर आपने उसको देखा होगा, तो वो कैसे चलता है? बिल्कुल हिलता झूलता वो चलता है। ओके, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ये इतना ऊंचा है ना, बहुत ही लंबा है और वो आराम से चलता है। उसको कोई दिक्कत नहीं, अपनी हाइट से कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो आसानी से चलता रहता है, झूलते हुए चलता रहता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर में, तो देखिए कैमल का जो ये पीठ है ना, हमारा पीठ कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। लेकिन इनका पीठ कैसे होता है? एक पहाड़ जैसे, बहुत ही ऊंचा। तो उसकी जो पीठ है, यहाँ पर कवि बता रहा है कि ऊंट की जो ये पीठ है वो काफ़ी ऊंचा होता है। और इसकी गर्दन भी आप देखिए कितना लंबा है। हमारा गर्दन इतना लंबा नहीं होता है ना, लेकिन ऊंट की गर्दन बहुत ही लंबी होती है। तो यहाँ पर लिखा है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। उसके दोनों ही चीज़ बहुत ही ऊंची है, गर्दन और पीठ, है ना। पीठ उठाए ऊंट चला, लेकिन वो अपने पीठ को भी अपने ऊपर उठाए वो चल पड़ा, है ना, चलते रहता है वो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को धोने दो। अगर आपने रेगिस्तान देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारा रेत होता है, और रेत में और कोई भी एनिमल्स इतनी आसानी से नहीं चल पाते। सिर्फ एक कैमल ही है, ऊंट ही है, जो बहुत आसानी से चल लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बालू है तो होने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बालू है, ऊंट को कोई दिक्कत नहीं है बालू से, वो चलते रहता है। बोझ ऊंट को धोने दो, उसके ऊपर जितना भी बोझ रख दो वो थकेगा नहीं, वो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा, क्योंकि उसको रेत में चलना अच्छा लगता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अभी मैंने बताया ना आपको, वो बिल्कुल नहीं फंसता। अगर हम जाएंगे, अगर हम चलेंगे, कोई भी एनिमल चलेगा, तो हम या फिर कोई भी एनिमल जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो रेत में बहुत आसानी से चल लेता है। उसको रेत में ही चलना बहुत ही पसंद होता है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है नहीं फंसेगा बालू में। वो बिल्कुल नहीं फंसेगा बालू में, उसके पैर नहीं धंसेंगे अंदर, वो चलता रहेगा। बालू में भी ऊंट चला, तो ऊंट जो है वो बालू में भी आसानी से चलता रहता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। अब यहाँ पर बात आ रही है कि चलो इतना तो वो चलेगा, बोझ भी वो धो लेगा, लेकिन जब वो थक जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि उसकी जो पीठ है वो तो काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ऊंट जब थक जाएगा और वो आराम करना चाहेगा तो वो किस करवट बैठेगा, राइट साइड बैठेगा या लेफ्ट साइड बैठेगा। तो ये तो किसी को भी नहीं पता है ना, वो तो उसी को पता है। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। जैसा उसका मन करेगा वो उसी तरफ करवट लेके बैठेगा। यहाँ पर कवि कहता है कि हम सभी को कोई आइडिया नहीं है कि ऊंट जब थक जाएगा, जब वो इतना सामान धो के लाएगा और जब वो थक जाएगा तो वो किस करवट बैठेगा, राइट या लेफ्ट। ठीक है, तो ये था पोएम का मतलब। अब हम करेंगे इसके सारे एक्सरसाइजेस। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ठीक है, अभी तो हमने कविता का मतलब समझा। अब ये जो लाइन्स है इसको आपने फटाफट बोलना है। क्या लिखा है? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इस कविता को आपको जल्दी जल्दी बोलना है और देखना है कि क्या आप बोल पाते हैं या नहीं। ठीक है, करते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर दो पिक्चर्स दिए हैं, इसमें पूछा है बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। आप आंसर लिखेंगे बालू या रेत समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हिलता झूलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा।
तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। ओके। ख, हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। तो आप आंसर लिखेंगे हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। ओके। नंबर ग, चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितना, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो आप क्या लिखेंगे? चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। ओके। क्वेश्चन, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो आप क्या क्या गोला लगाएंगे? आप लगाएंगे बिजली का खंबा, हाथी, आम का पेड़। ये आपका आंसर है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? उत्तर होगा एक छोटा बच्चा, एक बछिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता और सभी छोटी चीज़ें और सभी छोटी चीज़ें। ठीक है। ग, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे? आंसर होगा सीढ़ी, बड़े डिब्बे आदि। ठीक है। यानी इन सभी चीज़ों से हम इसका इस्तेमाल करके हम ऊंट पर चढ़ेंगे, क्योंकि ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। हाथी उठाएगा लकड़ी, सवारी और सामान। चींटी जी वो क्या उठाएंगी? लकड़ी, सवारी और सामान। पिताजी बैग, मुझे और सामान, है ना, आपको उठाते हैं ना स्कूल लेते जाते समय। अब शेर शिकार और तावक। ठीक है। दादाजी छड़ी, पोते पोती का सामान। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्द को सही खाने में लिखो। ऊंट, जूट, सूट, बालू, आलू, चालू, फास, घास, हास, चला, भला, गला, जब, कब, तब। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? इसके नीचे रेखा खींचो। तो आप कौन कौन से शब्द में रेखा खींचेंगे? बालू, बोझ, बैठेगा, बता। ठीक है। इसमें आप जो है रेखा खींचेंगे। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरा नाम सुनीता है और यह श से शुरू होता है। तो आप क्या लिखेंगे? सरगम, सरिता, सरोज, सुमेर। ठीक है। ये सारे नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी आपको नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को धोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? जानवरों से बोझ ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यह नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम ना कराए, उन्हें भी हमारी तरह जीने के अधिकार दिए जाए। तो आप ये लिखेंगे। ठीक है। आंसर, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? आंसर लिखेंगे गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यह बोझ उठाते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। ठीक है। इन कविता में कुल कितने बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। तो आप लिखेंगे 13 बार ऊंट शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर 13 बार ऊंट शब्द आया है। ओके चिल्ड्रन, इसी के साथ लगभग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। आपको कैसा लगा? ऐसे ही मेरे साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप वो देख के आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।